उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार आज सुबह सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी कैबिनेट की बैठक में आज 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी सबसे अहम फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज कॉरिडोर के एमओयू को भी मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाकर 12,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का नया आधार तैयार करना चाहती है। इसके लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया। राजा भैया ने कहा कि जितने मुस्लिम आज दिखाई दे रहे ये सभी पूर्व में हिंदू थे। इतना ही नहीं, राजा भैया ने कहा कि सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा। राजा भैया के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। दरअसल राजा भैया एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत हिंदू बहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। राजा भैया के सनातन वाले बयान से सियासी घमासान मच गया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण की अपील का असर दिखने लगा है। इसी कड़ी में गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन आज सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आए। उन्होंने इस पहल के माध्यम से जनता को ईंधन बचाने, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। सांसद रवि किशन ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया की जो परिस्थितियां हैं उनका सीधा असर वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से तेल गैस के विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईंधन की बचत करना न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है बल्कि ये देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में कानपुर में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन ने सरकार से माफी और अधिवक्ताओं के नुकसान की भरपाई की मांग की है। सोमवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी, महामंत्री विनय कुमार मिश्रा ने किया। अधिवक्ताओं ने लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अधिवक्ताओं के साथ हुए दंडात्मक व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही जिन अधिवक्ताओं को नुकसान पहुंचा है उनकी भरपाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अधिवक्ताओं की समस्याओं की अनदेखी जारी रही तो साल 2027 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। कल लखनऊ में हमारे अधिवक्ता साथियों के चैम्बर बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़े गए। इससे सब पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज में आक्रोश है क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी वहां पर उनके तमाम कीमती लैपटॉप, तमाम बहुमूल्य पत्रावलियां, कुछ क्लाइंट्स के स्टाम्प पेपर्स, वो सारे उनके बस्तों में मौजूद रहते हैं और बिना किसी सूचना के बुलडोजर लगा करके जो तोड़ा गया उससे हमारे अधिवक्ताओं को अपूरणीय क्षति हुई। एक तो उनकी रोजी रोटी के साधन छीने गए, दूसरा उनके ऊपर भयंकर भीषण लाठीचार्ज किया गया है, जिससे हम सभी लोग आक्रोशित हैं और शासन से यह मांग करने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से, जिलाधिकारी के माध्यम से, कि हम सभी अधिवक्ताओं का समय समय पर संख्याओं की गणना करके अगर सभी जनपदों में चैम्बरों के निर्माण होते रहे तो कोई भी किसी अधिवक्ता को शौक नहीं कि तपती धूप में 50 डिग्री सेल्सियस में सड़क पर बैठ करके वकालत। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अमन तिवारी जुड़ गए हैं। बता दें कि अमन, कानपुर में जो है लोग वकीलों में नाराजगी देखने को मिली है, जिस तरह लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
प्रज्ञा जिस तरीके से लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया था वकीलों के ऊपर, अधिवक्ताओं के ऊपर, उसका आक्रोश कानपुर में भी देखने को मिला। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन तैयार करके बाकायदा नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया और जिलाधिकारी कार्यालय में। प्रज्ञा ये भी बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों से वकील जो है प्रशासन के इस तरीके से रवैये से काफी नाराज चल रहा है। इनका कहना ये था कि वकील लोगों के लिए लड़ता है न्याय के लिए, उसके पास जब पहले से ही समुचित व्यवस्था करके नहीं दी गई है तो वो इसी तरीके की व्यवस्था में रह रहा था। पहले शासन प्रशासन को नोटिस देना चाहिए था या फिर प्रशासन को हमारे लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई से काफी आक्रोश भी था। लॉयर्स एसोसिएशन के विनय मिश्रा ने कहा है कि निश्चित रूप से पहले हमारे लिए कोई न कोई व्यवस्था करी जाए वकीलों के लिए। अमन, अधिवक्ताओं ने कहा है कि सरकार जो है, जो लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने वकीलों पर लखनऊ में किया है, उसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जी प्रज्ञा, बिल्कुल खुले मन से खुले रूप से कहा है कि बार और लॉयर्स एसोसिएशन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदर्शन में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कहा है यदि माफी नहीं मांगी जाती है तो निश्चित रूप से समाज जो दल है उसको जो है सरकार को खामियाना उसका भुगतना पड़ेगा। 2027 का चुनाव पास में है। इस तरीके की घटना को लेकर जो है वकीलों में आक्रोश होना, वकील एक बहुत बड़ा माव होता है, इसका खामियाना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ सकता है। और साफ खुली चेतावनी देते हुए बाहर और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है वकीलों से भी माफी नहीं मांगी गई और उनके लिए बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की। प्रज्ञा, एक बात और देखने लायक है कि वास्तव में टेम्परेचर इतना ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, वो धूप में एक टेबल एक मेज पर बैठकर लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई यदि ऐसी व्यवस्था है तो पहले तो न्याय तरीके से हमको नोटिस देना चाहिए था। ठीक है, यदि नोटिस देने के बाद हमको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जी, ये न करके सीधे वकीलों को दंडात्मक कार्रवाई करना कहीं न कहीं वकीलों के प्रति उनकी जो नाराजगी है वो ठीक है और इस तरीके ठीक है। अमन, देखिए लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कानपुर में अधिवक्ताओं ने ये भी कहा है कि इसका खामियाजा सरकार को 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बताया नहीं आपको, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि यदि माफी नहीं मांगी जाती है सरकार के द्वारा तो निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में ये जो अधिवक्ता समाज है, ये अधिवक्ता समाज खुले तौर पर मुख्य रूप से सरकार की आलोचना ही नहीं करेगा बल्कि चुनाव के समय भी इसका परिणाम जो है प्रभावित करेगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता कृष्णा तिवारी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता कृष्णा तिवारी उर्फ धर्म योद्धा ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हैं आरोप लगाया कि विधायक समय समय पर हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों और आस्थाओं को अपमान करते हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया कि विधायक ने पहले सुंदरकांड पाठ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और अब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को बाधित करने का भी प्रयास किया गया था। हाल ही में एक आंदोलन के दौरान महापुरुषों और सनातन आस्था से जुड़े चित्रों को पैरों तले रखने का आरोप लगाया गया है, जिससे हिंदू समाज में नाराजगी बताई जा रही है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आस्थाओं का दुरुपयोग न करे। इस तरीके से सामाजिक और मानसिक रूप से कानपुर के एक समाजवादी पार्टी के विधायक खतना अपना करवा चुके हैं और जिन्होंने अपहरण कर लिया है कि हम हिंदू समाज को समय समय पर सनातन और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम करेंगे, चाहे वह सुंदरकांड का विषय हो, चाहे वह रामनवमी का जुड़ा विषय हो। हर समय जब भी उन्हें मौका मिलता है तो सनातन को अपमान करने में और एक जिहादी समाज को खुश करने में कोई अपना प्रयास छोड़ते नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ सहयोग नहीं रहता है बल्कि प्रयोग रहता है जिससे उनकी तुच्छ कुछ वोटों की राजनीति सफल हो सके। पर हिंदू समाज अब जाग चुका है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक आंदोलन के दौरान महापुरुषों का चित्र अपने पैरों के नीचे रखा और उसके नीचे बालाजी का चित्र अपने पैरों के नीचे रखा, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू समाज को कष्ट पहुंचा हुआ है, जिसके रोष को लेकर माननीय सीपी साहब से मिलने आए थे और उनको यहाँ सारे विषय से अवगत कराने आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस तरीके के हमारी मांगे हैं कि एकदम FIR होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सिसैया लखीमपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा सिसैया लखीमपुर नेशनल हाईवे पर ऊंचकाव और भरहेटा गांव के बीच में हुआ। सफर के दौरान ऊंचकाव और भरहेटा गांव के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे ट्रक और इस वैन में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन में सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। बता दें कि एक सप्ताह पहले भी आज सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को विवेकाधीन कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन्होंने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए कि सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका समुचित त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाए। प्रातः 7 बजे थाना ईसानगर क्षेत्र में ग्राम बरहेटा के पास लखीमपुर और बहराइच हाईवे पे एक सड़क दुर्घटना जिसमें आमने सामने ट्रक और मैजिक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और एक आदमी इस घटना में घायल हुआ है। कुल इसमें 10 लोग इस मैजिक में सवार थे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए वहां ओएल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में शादी के 14 महीने बाद देविका नागर की संदिग्ध हालत में हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार दिया। परिजनों का कहना है कि दहेज उत्पीड़न से दुखी होकर उनकी बेटी ने एक खौफनाक कदम उठाया। इस मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मायके वालों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी, करीब 50 लाख का सोना समेत 1 करोड़ दहेज दिया था। अब ससुराल वालों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख की डिमांड की थी। इसके लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके बाद हत्या कर दी गई। देखिए, पुलिस के मुताबिक 17 मई की रात दीपिका दहेज उत्पीड़न से काफी परेशान थी और छत से नीचे कूद गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। थाना इकोटेक 3 में बीती रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ गए हैं। शहबाज, देखिए, दहेज की भेंट चढ़ गई एक विवाहिता, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए प्रज्ञा, ये पूरा मामला देखिए नोएडा से जुड़ा हुआ है और नोएडा जो देश की राजधानी के बिल्कुल सटा हुआ इलाका माना जाता है और जहाँ पर कानून व्यवस्था की तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक विवाहिता, उसके साथ इस तरीके की अनहोनी होती है। हालांकि परिजन साफ तौर तो देखिए, इस शहबाज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि विवाहिता जो एक फिर ऐसी खबर सामने आई, दहेज की भेंट जो है विवाहिता चढ़ गई है। इस मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मायके वालों ने दावा किया कि उन्होंने शादी में तकरीबन 1 करोड़ का दहेज दिया था। इसके बावजूद जो है ससुराल वालों की तरफ से विवाहिता को परेशान किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर विवाहिता ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो भाई, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ गए। देखिए शहबाज, एक बार फिर दहेज की भेंट चढ़ गई विवाहिता, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रज्ञा, पूरा मामला देखिए नोएडा से अपना जुड़ा हुआ है और वहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो दीपिका नाम की जो मृतक महिला थी, उसको वहाँ जो ससुरालीजन थे वो काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। दहेज की जो प्रताड़ना थी वो दे रहे थे और लगातार एक प्रेशर बना रहे थे परिजनों पर, महिला पर, जो वहाँ पर शादी करके गई थी। और शादी के बहुत ज्यादा साल भी नहीं बीते थे, महज 14 महीने हुए थे शादी को और इस तरीके की जो प्रताड़ना है वो लगातार उसको दी जा रही थी। और अभी जो लड़की के जो चाचा हैं, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब वो घर गए थे मुलाकात करने के लिए तो उनको कुछ जो गड़बड़ थी वो लगी थी और फिर उनको फोन आता है कि आपकी लड़की जो है वो गिर गई है, उसे चोट लगी है। और लेकिन जब हम लोग मौके पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही परिजन जो है उनको मामला जो है वो संदिग्ध नजर आ रहा था। और देखिए जिस तरीके की बातें, क्योंकि देखिए जो मृतक महिला है वो लगातार अपने परिजनों को बताया करती थी कि दहेज की जो मांग है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
जी। 1 करोड़ के लगभग जो शादी थी वो की गई थी। 1 करोड़ के आसपास जो है वो शादी की गई थी, जिसमें दहेज की सारे सामान से लेकर सोना ज्वेलरी सारी चीजें जो है उसमें जुड़ी हुई थी। उसके बावजूद किस तरीके से जो दूल्हे पक्ष के लोग हैं ठीक है। वो लगातार एक प्रेशर बना रहे थे और फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लड़की के परिजनों ने अपनी सारी चीजें जो हैं वो सौंपी थी। अपनी जरूरत से ज्यादा का सामान जो है वो अपनी बेटी को दिया था, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लगातार एक दबाव बनाया जा रहा ठीक था। है, जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। यूपी के प्रतापगढ़ में सोमवार दोपहर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब देलूपुर इलाके के भवानीपुर में अयोध्या दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में सभी घायल महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। पीलीभीत से खबर सामने आई जिसमें ट्रैक्टर धोने के दौरान उससे स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। स्टंट के चक्कर में युवक का संतुलन बिगड़ गया और जो है वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। इसके बाद पानी में ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे युवक के दबने और डूबने से मौत हो गई। पूरा घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो युवक का साथी बना रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कैमरे में लाइव मौत रिकॉर्ड हो रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राजेश माला नदी में कामगाड पुल के नीचे ट्रैक्टर की धुलाई करने गया था। पुलिस और ग्रामीणों ने राजेश को नदी से बाहर निकलवाया, सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि राजेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है।